नमस्कारम दोस्तों। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ कुछ महीनों पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। और इसके बाद इस आंदोलन ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ दबी हुई नफरत, जो मुख्यतः धार्मिक ही है, उसे सरफेस तक लाने का काम किया, जिसके चलते आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं का जीवन नारकीय हो गया है। बीते कुछ महीनों से हिंदुओं के घरों, उनकी दुकानों, उनकी प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है या उन पर कब्जा किया जा रहा है। उनके साथ हिंसा और कई अमानवीय व्यवहार लगातार हो रहे हैं और इसी के साथ बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश की अस्थिरता हमारे लिए भी घातक है। साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश का तख्तापलट डीप स्टेट्स और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश तो नहीं। साथ ही जानेंगे कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ें। दोस्तों, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटा सिस्टम लागू था, जिसमें 30% कोटा उन शहीद परिवारों के लिए था जो 1971 के युद्ध में मारे गए थे। 10% कोटा महिलाओं के लिए था। इसके साथ 10% जिला आधारित कोटा था। 5% कोटा आदिवासी समुदाय के लिए था और आखिर में 1% कोटा दिव्यांगों के लिए था। इसका अर्थ यह था कि केवल 44% नौकरियां ही सामान्य मेरिट पर उपलब्ध थीं। इस आरक्षण के विरोध में छात्रों का तर्क था कि यह कोटा सिस्टम योग्य उम्मीदवारों को अवसरों से वंचित कर रही है। यह आंदोलन दरअसल नया नहीं है। इस आंदोलन की असल शुरुआत 2018 में हुई थी। यह आंदोलन फरवरी 2018 में ढाका विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे देश भर में फैल गया था। इस आंदोलन के बाद बांग्लादेश सरकार ने 2018 में कुछ कदम उठाते हुए इसमें कुछ सुधार भी किए थे, पर यह छात्रों के अनुसार नाकाफी था और समय के साथ पिछले कुछ महीनों से यह उग्र आंदोलन का रूप लेता गया और इसके चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अपना इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। पर दोस्तों, क्या यह केवल छात्रों के विरोध का ही असर था या कि कोई बड़ी साजिश बांग्लादेश सरकार के खिलाफ काम कर रही थी? इस प्रश्न का उत्तर आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को समझना है तो हमें बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की कुछ सालों की विदेश नीति को समझना होगा। दोस्तों, अमेरिका बांग्लादेश में एक एयरबेस बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने वहां जमीन की मांग की थी, पर शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके चलते अमेरिका शेख हसीना से नाराज था और वह चाहता था कि शेख हसीना चुनाव हार जाए। इसी के साथ चीन ने भी बांग्लादेश में BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए जमीन की मांग की थी और इसके लिए भी शेख हसीना राजी नहीं हुई थी और उन्होंने इस तरह से चीन को भी इसके बाद अपने खिलाफ कर लिया था। हालांकि शेख हसीना के संबंध चीन के साथ अच्छे थे। खैर, इसके साथ अपने देश में शुरू से ही शेख हसीना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश के कुछ प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जैसे जमातुल मुजाहिदीन और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों के निशाने पर थी ही। पर 2018 में उनका फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर चौथी बार सरकार में आना इन सबको पच नहीं रहा था। तो कुल मिलाकर अगर हम विश्लेषण करें तो बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट में यह छात्र आंदोलन केवल माध्यम था। दरअसल इनमें से कुछ छात्र संगठनों को इन कट्टरपंथी समूहों का सहयोग भी प्राप्त था। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें अमेरिकी डीप स्टेट्स, चीन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और उनके द्वारा फंडेड रेडिकल संगठनों का हाथ था, जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश में तख्तापलट को अंजाम दिया। जब ये शक्तियां लोकतांत्रिक तरीके से कुछ ना कर सकी तो अलगाववाद, हिंसा और अराजकता का सहारा लेकर उन्होंने इस तख्तापलट को अंजाम दिया। वहां कई राजनीतिक नेताओं की सिलसिलेवार हत्याएं, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, अल्पसंख्यकों या गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ने जैसी घटनाएं छात्र आंदोलन तो कहीं से भी नहीं हो सकते थे। स्पष्ट है कि बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी ताकतों ने इस आंदोलन की आड़ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। दोस्तों, जब से इस छात्र आंदोलन ने बांग्लादेश में उग्र रूप लिया था, तब से उसने केवल सरकार पर ही वार नहीं किया था, बल्कि उन आंदोलनकारियों ने वहां के अल्पसंख्यकों पर भी वार करना शुरू किया था। तख्तापलट के बाद नई सरकार बनने के बाद भी यह हिंसा शांत नहीं हुई और अब
इस आंदोलन ने दबी हुई धार्मिक कट्टरता की भावना को और हवा दिया है। अब इस आंदोलन में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं को राडार में लिया गया है और उनकी हालत इसके कारण बीते कुछ महीनों से वहां नारकी हो गई है। अब वहां भी हिंदुओं की हालत पाकिस्तान में बसे हिंदुओं जैसी ही हो गई है। आंदोलन की आड़ में इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिंदुओं को राडार में लेते हुए उनके घरों, दुकानों और संपत्तियों को तोड़ रहे हैं या जला रहे हैं, हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। वहां हत्या, बलात्कार, संपत्ति लूटना, कानूनी कार्यवाही, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ने जैसी घटनाएं नॉर्मलाइज होते जा रही हैं और यह हालत अभी पूरे बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, जिसके बाद से वहां के हिंदू अपने अधिकारों की अंतिम लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं, जिसके लिए वे अपनी जान की परवाह किए बिना इन कट्टरपंथियों का सामना करते हुए सभाएं भी कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। पर वहां इन प्रयासों को भी कुचलने का प्रयास सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है। इसी क्रम में हिंदुओं के साथ हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ की लड़ाई में प्रणेता रहे चिन्मय कृष्णदास जी, जो बांग्लादेश में सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और इस्कॉन चटकाओं के प्रमुख हैं, को राजद्रोह के मामले में 25 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ 18 और अन्य लोगों पर भी 25 अक्टूबर को चटगांव के एक चौराहे में बांग्लादेशी राष्ट्रध्वज के ऊपर एक केसरिया ध्वज फहराने के आरोप में राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कायदे से अगर देखा जाए तो यह चिन्मय दास जी के माध्यम से हो रहे हिंदुओं को एक करने और लड़ने के प्रयासों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में मुखर थे और जगह जगह पर हिंदुओं को संगठित कर, जनसभा आयोजित कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे और जायज मांगों को लेकर वहां की नई सरकार को चेताने का काम कर रहे थे। उनके खिलाफ यह राजद्रोह का मामला दरअसल हिंदुओं के भीतर एक तरह से डर बिठाने का एक तरीका है। इस घटना के बाद से ही हिंदुओं पर कानूनी कार्यवाहियां और हिंसक हमलों में तेजी देखी जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा कोई नई बात नहीं है दोस्तों, इसका इतिहास बहुत पुराना है। अब तक यह हिंसा छुटपुट जगहों में दर्ज की जाती थी, लेकिन पहली बार अब यह पूरे बांग्लादेश में देखी जा रही है। पिछले 10 से 15 सालों में जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम और जमातुल मुजाहिदीन जैसे कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव यहां तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते कट्टरपंथी विचारधारा वहां ज्यादातर आम लोगों के अवचेतन में पल रही थी। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की वर्तमान सरकार के बनने में भी इन्हीं संगठनों का प्रभाव देखा जा सकता है। तभी तो इन घटनाओं को कंट्रोल करने का कोई भी प्रयास सरकार की तरफ से होता नहीं दिखता है। 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में यहां अल्पसंख्यकों पर 3679 बार हमले हुए। इस दौरान 1678 मामलों में मंदिर तोड़े गए, जिसमें हमलावर हथियार बंद होकर आए थे। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार हिंदुओं के खिलाफ इस हिंसा का कारण शेख हसीना का हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट स्टैंड और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध को भी बताया जाता रहा है, पर यह कारण केवल राजनैतिक है और यह बस एक बड़े ग्लेशियर का छोटा सा ही सिरा है। बांग्लादेश में पिछले 50 वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 1974 में यहां हिंदुओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13% था, लेकिन 2022 में यह घटकर केवल 8% ही रह गई है और वर्तमान में इस घटना के बाद आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह और कितना गिर जाएगा। जनसंख्या में यह गिरावट मुख्य रूप से धार्मिक उत्पीड़न, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के कारण हुए संपत्ति लूट, सामाजिक और राजनीतिक कारणों के कारण हुए माइग्रेशन के कारण दर्ज की गई है। इन्हीं सब कारणों के चलते 1964 से 2013 तक लगभग 1.25 करोड़ हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे। अगर हिंदुओं के जनसंख्या के आंकड़ों को 1947 के विभाजन के समय पर देखें तो बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी बंगाल भी कहा जाता था, में 28% हिंदू रहते थे। दोस्तों, मैं 3 देशों के नाम ले रहा हूं, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। क्या आप तीनों देशों में कुछ समानताएं बता सकते हैं? दोस्तों, इन सब देशों की खास बात यह है कि इन सभी देशों में हिंसक विरोध के बाद तख्ता पलट हुए हैं और ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। तो क्या यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो हां, इन घटनाओं को इसी तरह देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि भारत जिस स्तर पर प्रगति कर रहा है और फ्री ट्रेड और अपने दम पर अपना विकास करने की राह पर चल रहा है, यह डीप स्टेट्स, चीन और आईएसआई जैसी एजेंसीज को पसंद नहीं आ रहा है
और यही कारण है कि आए दिन भारत में भी ऐसी ही स्थितियां बनने का डर बना रहता है। जिस तरह से अभी हाल ही में सीएए के खिलाफ आंदोलन, किसान आंदोलन और हाल ही में आरक्षण खत्म होने की अफवाह पर हुए आंदोलन, अगर इनकी प्रकृति को देखा जाए तो ये देश विरोधी शक्तियां इनका भी वैसा ही इस्तेमाल कर सकती हैं जिस तरह से बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में किया गया है। और जिस तरह से देश में कुछ राजनीतिक दल धर्म और पंथ के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुसंख्यकों को जातियों के बीच बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह भी इन देशों की तरह ही तख्ता पलटकर सत्ता में काबिज होने का प्रयास प्रतीत तो नहीं होता है? दोस्तों, मैंने अभी हाल में कुछ वीडियोस को बनाने के दौरान जितना भी रिसर्च और स्टडी किया है, उससे मुझे इतना तो समझ में आने लगा है कि यह वैश्विक राजनीति और कूटनीति अत्यंत ही विभत्स और क्रूर है। यहां देशों के बीच दोस्ती नहीं होती दोस्तों, यहां देशों के बीच केवल समझौते होते हैं और ये समझौते भी स्थायी नहीं होते। और इन समझौतों के बाद भी आंतरिक तौर पर उनकी गुप्त एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहती हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें भारतीय के तौर पर, एक भारतीय होने के नाते एक साथ रहने की आवश्यकता है। हमें किसी भी तरह की अफवाह या घटना को सही मानने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और तभी किसी निर्णय पर आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।